होता, डिजीज होता। तब ये दोनों एक तो हमने पहले हटा दिया था, क्लियरली लिखा हुआ था ऑप्शन कैरियर है यहाँ टाइम जो फादर डिजीज है। इट मींस यहां से जो इसका एक्स जो था जो इस के वन इज डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। कुछ पॉइंट्स जो याद रखने थे सिंपल वाले, फेशियल प्रोफाइल याद रखनी है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आई, आलमंड शेप आईज, आई के अराउंड आपको जो स्क्लेरा वहां पे व्हाइट व्हाइट डॉट मिलेंगे और उसके अलावा नोज जो है बिल्कुल फ्लैट फेस विद स्मॉल नोज। ईयर की बात करें, ईयर कैसे रहेंगे, लो सेड ईयर। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना था जो डिफेक्ट आपको मिलेगा हेल्थ प्रॉब्लम में, कौन सा, वीएसडी हार्ट डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो डाउन सिंड्रोम में। और उसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में डाउन जो ईयर है दोनों में लो सिटी मिलेंगे, डाउन सिंड्रोम में भी और इसमें भी, एडवर्ड में भी। दूसरा जो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, जो सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉसिबल है वो डिजीज है डाउन सिंड्रोम के साथ में, पर्सन 60 या उससे अबव तक जिंदा रह सकता है डाउन सिंड्रोम के साथ में, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के साथ में। एडवर्ड्स की बात करें तो इट्स ए टाइप ऑफ ट्राइसोमी 18, जहां पे 18 नंबर जीन के 3 कॉपी होगा। और उसके अंदर जो स्पेसिफिक सिम्टम्स में आपको एक हेड का याद रखना था, हेड का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज, माइक्रोसिबेली आपको देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट था। बाकी हर एक सिस्टम या डिफेक्टिव रहता है और इसी वजह से इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी पुअर। प्रोग्नोसिस क्या यहाँ पे बहुत पुअर है, जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बच्चा अपनी बर्थ के बाद कुछ ही दिन में उसकी डेथ हो जाती है। द मेजॉरिटी ऑफ बेबीज विद एडवर्ड सिंड्रोम डाई बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। कुछ बच्चे तो जन्म से पहले ही चले जाते हैं और कुछ बच्चों की डेथ बर्थ होते ही हो जाएगी। और इसमें से कुछ 1 से 5% बच्चे जिंदा रह भी जाएंगे तो उनमें कंजेनिटल डिफेक्ट्स आएंगे बहुत सारे। ओनली सर्वाइव अ स्मॉल परसेंटेज अबाउट 5 to 10% सर्वाइव बियॉन्ड द फर्स्ट ईयर। एक साल से ज्यादा कितने बच्चे सर्वाइव करते हैं, 5 to 10%। और इन 5 से 10% में भी those who do usually have severe disability, जो बच जाते हैं उनमें भी क्या होती है, सीवियर डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज द एडवर्ड सिंड्रोम। क्लियर, यस। कुछ ही देर में ये खत्म हो जाएंगे, 2 डिसऑर्डर और है, 3 डिसऑर्डर, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम एंड वेरी सिंपल सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेनल एंड यूरिनरी सिस्टम। पढ़ के आए, बोला था मैंने, क्लियर है। लिख लिया, रेनल पढ़ा है घर जाके, आज कौन आया पहली बार, आज तो पढ़ा नहीं है, वेरी गुड। तो आज से जो है आप लोग आए हैं, कोई बात नहीं, अभी कुछ ही देर में हम स्टार्ट करेंगे आपका नया सिस्टम, रेनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर वैसे मेरा क्लास सेकंड क्लास था आई थिंक, आप लोगों को बता दिया था, पहला कर दिया है, पता था आपको। वैसे नोटबुक तो आपको हमेशा ही रखनी साथ में, पहले ही बोला है, कभी भी टपक सकते हैं हम। लिख लिया, मूव करें नेक्स्ट। ओह माय गॉड, इतनी गर्मी में इतना सर बड़ा है। हम सर को बोलेंगे कुछ ऐसी लगाओ इधर भी, है ना। हाँ, क्योंकि आज तो मेरे से भी नहीं हो रहा है। लिख लिया, टेस्ट के अंदर जो भी पार्ट हमने पढ़े मियोसिस के बाद से वो सारे पढ़ के आने, यस। हाँ, अब बता दो, अभी बताता हूँ। हाँ मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं कि कैरियर हाफ आप ही है, लेकिन जब हम डोमिनेंसी की बात करेंगे मेल और फीमेल में, तो अगर फादर जो डिजीज सिर्फ फीमेल में ही ट्रांसफर कर रहा है, लाइक अगर वहां पे ए और ए जो हम पैटर्न मान रहे हैं रिसेसिव डोमिनेंट में, ए अगर डोमिनेंट पैटर्न फादर में ए और स्मॉल ए है, स्मॉल ए डिफेक्टिव है, वो ट्रांसफर हो रहा है फीमेल के अंदर। सिर्फ डिजीज अगर फीमेल में ही ट्रांसफर होगी तो वो हमेशा एक्स लिंक के अंदर डोमिनेंट में ही आएगा, फादर से डॉटर के अंदर ट्रांसफर होगी। तो अगर वो दोनों को ट्रांसफर करता तो मैं उसको रिसेसिव, अगर एक भी वहां पे फीमेल इफेक्टिव होती है कैरियर होती तो क्या हो जाता, रिसेसिव पैटर्न होता। बट वो एक फादर सिर्फ किसमें भेज रहा है, फीमेल के अंदर, इसकी वजह से उसका आंसर क्या लिख रहा है, डोमिनेंट। अरे आप लोग अपनी बातें बंद कर दिया करो, 1 सेकंड नहीं होता बातें करना स्टार्ट। नेक्स्ट इज, कुछ नहीं करना है मैनेजमेंट, कुछ होगा नहीं, बच्चा वैसे ही चला जाएगा,
सपोर्ट फॉर फैमिली मेडिकल केयर। एज ए नर्सिंग और एज ए मेडिकल प्रोफेशन में जब हम होते हैं तो एक चीज की कमी हो जाती है हमारी लाइफ में, और वो होती है एम्पैथी एंड सिंपैथी। जानते हो, लाइक अगर आप एक मेडिकल पर्सनल, अगर अभी तक तो आप हॉस्पिटल में घुसे नहीं हो, इसलिए आप में होगी सिंपैथी अभी भी, आप किसी डेथ बॉडी को देख के आपको डर लगता होगा, या आप अपना कुछ तो कुछ करते होंगे। लेकिन एज ए मेडिकल पर्सनल, लाइक जब मैं 2014 से मैं हॉस्पिटल वर्क कर रहा हूँ, और 2014 से आज 2024 10 ईयर हो गया। सो 10 ईयर के अंदर ऐसा हो गया, मैं डेड बॉडी का कुछ भी देखने में कुछ पता नहीं चलता है क्या है, तो ठीक है। अब ऐसा कंडीशन हो गया कि नहीं देखे तब अजीब लगता है। जिस दिन सर्जरी नहीं होती है, लाइक सैटरडे और संडे सर्जरी नहीं होगी, तो उस दिन थोड़ा अजीब लगता है, कुछ किया ही नहीं है, हाथों पे खून लगा ही नहीं है। सो ये एक सिंपैथी और एम्पैथी जो होती है एक मेडिकल पर्सनल में क्या हो जाती है, आप देखोगे जब भी हॉस्पिटल में जाओगे, डेड बॉडी जब इमरजेंसी से हमारे अभी आज जब एक इमरजेंसी से बॉडी बाहर निकाल रहे थे, सो मैं और एक पर्सन था, तो वो पर्सन डर गया, देख क्या हुआ, डेड बॉडी ले जा रहे रोज ले जाते हैं ऐसे, हम ही बेचते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में आने वाली है एक और पेक होके ऊपर पेक हो रही आएगी। सो कुछ फील नहीं होता है क्या। लेकिन जब आप एज ए नॉन मेडिकल प्रोफेशन में कोई दूसरा पर्सन होगा, उसको लगेगा ये पता नहीं क्या होगा, पूरी जिंदगी चली गई, ये चला गया, हमारा सब वो मर गया अंदर से, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो होगा ठीक है, कुछ नहीं, तो यार ठीक है, कोई नहीं, आप सपोर्ट दो फैमिली को, क्योंकि वो नॉन मेडिकल पर्सनल है। नेक्स्ट, पटाउ सिंड्रोम। हाँ, ट्राइसोमी 15 नहीं है, 13। सो पटाउ सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी 13। पता नहीं किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, उसमें लिखा तेरे, तेरे मतलब तेरे को क्या पटाऊ। व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोला सर दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस पटाऊ सिंड्रोम, दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस पटाऊ सिंड्रोम। और ऐसे नहीं, वो ऐसे लिखा तेरा मेरा साथ। मैं सोचा ये क्या, व्हाट इज दिस 13 एंड 17। बाद में पता चला तेरा मेरा साथ, वो हिंदी में तेरा मेरा साथ ही है, वैसे ये है तेरे 13 और बाकी आगे पटाऊ, याद आ गया। तो पटाऊ सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ 13 नंबर जो हमारा क्रोमोसोम है, उसकी 3 कॉपी आपको मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पटाऊ सिंड्रोम। It's trisomy 13 and it's again rare and severe genetic disorder which is caused by an extra copy of chromosome number 13. So trisomy 21, trisomy 18 and trisomy 13, तीन disorders हमने पढ़े। 21 it's a Down syndrome, 18 Edwards syndrome and 13 is the Patau syndrome। तीनों का ये एक एक लाइन याद रखें, और लिखना भी आपको नोटबुक में यही है, trisomy 13, Patau syndrome is a trisomy 13। वो करें trisomy 13, वो करें, जस्ट राइट trisomy 13, बस उससे समझ आ जाएगा कि 3 कॉपी होती है 13 नंबर क्रोमोसोम की। वो करें। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसमें भी याद रखनी है आपको। द फर्स्ट वन इज क्रेनियो फेशियल एब्नॉर्मलिटीज। नेक्स्ट, जस्ट राइट, वो करें, जस्ट राइट ट्राइसोमी 13, बस उससे समझ आ जाएगा कि 3 कॉपी होती है 13 नंबर क्रोमोसोम की। वो करें। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसमें भी याद रखनी है आपको। द फर्स्ट वन इज क्रेनियो फेशियल एब्नॉर्मलिटीज। हेड एंड फेस में जो एब्नॉर्मलिटीज आपको मिलेगी, तो यहां भी जो हेड है, माइक्रोसिफेली हमने कल पढ़ा था। दिस इंक्लूड माइक्रोसिफेली, माइक्रो मींस स्मॉल, सो हेड का साइज जो है नॉर्मल से स्मॉल होगा। होलोप्रोजेनसिफेली, व्हाट इज होलोप्रोजेनसिफेली, क्या होता है होलो, व्हाट इज प्रोजेनसिफेन, प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन पता है, प्रोजेनसेफेलॉन, the forebrain which is known as progencephalon which is having cerebrum as the main structure। so जब हम होलो प्रोजेनसेफेली की बात करते हैं, होलो प्रोजेनसेफेली यानी नॉर्मली अगर हम प्रोजेनसेफेलॉन या सेरेब्रम की बात करें तो इसकी दो लोब होती है। वन इज द, दो होते हैं राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रम, दो पार्ट होते हैं। और ये जो दो डिवाइडेशन है, ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तब जब फीटल लाइफ होती है, तब ये दोनों इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट एक लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम और ब्रेन देखने को मिलते हैं आपको। यस और नो। इन केस ऑफ पटाउ सिंड्रोम द पर्सन इज हैविंग this cerebellum like this, डिवाइडेशन नहीं होता है। जो ब्रेन का डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइडेशन होना है, वो डिवाइड नहीं हो पाता, एक ही टाइप का ब्रेन आपको ऐसा ही मिलेगा जब आप सिटी करोगे। दिस इज नॉन एज होलोप्रोजेनसिफेरी, अनेबल टू डिवाइड ब्रेन, ब्रेन के दो पार्ट जो डिवाइड होने हैं वो नहीं हो पाते, उसको हम क्या बोलेंगे, होलोप्रोजेनसिफेरी। एंड क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट।
क्लियर? यस। अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आइस की बात करें, यहाँ आइस के अंदर कुछ आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलेगी। आइस के अंदर स्मॉल आइस होगी, माइक्रोऑप्थेल्मिया, स्मॉल साइज ऑफ आइस। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आती है, जो आपकी आइस के बीच में जो स्पेस होता है दो आइस के बीच में, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही स्मॉल गेप होगा, छोटा सा गेप रहेगा, दोनों आंखें बिल्कुल पास पास में रहेगी। क्या बोलते हैं वन सिंगल टर्म जब स्पेस की बात करें? लेस स्पेस है दोनों आइस के बीच में, क्या बोलोगे? नहीं पता? पढ़ा ही होगा। आई और ईयर जो पढ़ाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत वाइड आईज होती है, कुछ लोग होते हैं जिनमें नेरो, बहुत गेप जो होता है बहुत कम होता है। लाइक नॉर्मल जो गेप है उससे भी कम गेप, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पास में और बिल्कुल पास। क्या होता है ऐसा? नहीं होता है। टेलोरिज्म, व्हाट इज टर्म नॉन एज टेलोरिज्म? टेलोरिज्म सुना है? टेलोरिज्म, टेलोरिज्म मींस द गैप बिटवीन आईज, that is known as telorism. If it is less, it is known as hypotelorism, and if it is wide, then it is known as hypertelorism. So eyes abnormalities, eyes may be small, which is microphthalmia, closely spaced hypotelorism, and missing, although जो यहाँ पे दोनों आईज है अगर हम बात करें ऑल टुगेदर, जो नॉर्मली आप एनाटॉमी देखते हैं तो दोनों एक ही जैसी दिखती है, फोटो खींचने पे दोनों सेम पैल्डर है एक जगह पे, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के साथ मिसिंग है, तो इसका एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं एनॉप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मिया मींस तो आई है एन, एक आइज ऊपर है एक नीचे है, या कभी कभी ऐसा कंजेनिटल डिफेक्ट होगा एक आइज है ही नहीं, कुछ और स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको। सो ऐसी जो सिचुएशन आती है जो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट आपको मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एनॉप्थेल्मिया, मिसिंग ऑल टुगेदर। ये तो आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा। पॉलीडैक्टिली, डैक्टिली मींस, डैक्टिली मींस फिंगर एक्सट्रीमिटीज, एंड पॉली मींस एक्स्ट्रा, मोर देन वन, जो नॉर्मल वन होती है उससे ज्यादा होना, दैट इज नोन एज पॉलीडैक्टिली। सो इट इज आल्सो वेरी कॉमन, एक्स्ट्रा फिंगर और टोस। लो सेट ईयर, इसमें भी आपको ईयर क्या मिलेंगे? बिल्कुल जो नॉर्मल होते हैं उससे नीचे यहाँ पे ईयर आपको देखने को मिलेंगे, लो सेट ऑफ ईयर्स। देख लिया? मूव करें? और इधर तो रास्ता ही बंद कर दिया, आगे जाना मना है। हाँ, हवा नहीं आती है। हाँ कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बैठो, मैं यहीं से घूम जाऊंगा वापस। चलो यहाँ तो हवा आ रही है। यस। कल कौन सा टेस्ट? ना मॉडल पेपर नहीं है। कौन से सर बोल रहे हैं? मैं बोलूंगा तब मॉडल पेपर होगा। सो अभी मॉडल पेपर नहीं है, और अभी मैंने प्लान भी नहीं किया कुछ भी है। सर ने बोला है? क्या बोला सर ने कि कल रखेंगे? पेपर तो अभी बनाया नहीं मैंने, अगर ऐसा बोला है तो पेपर बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा पेपर। उन्होंने बना दिया होगा तो भी नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। अभी तो हमारे पास एक और क्लास है, सरकारी क्लास होगा, अगर कुछ होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे ब्रेक में, और अगर आपके लेवल का पेपर बना रखा है तो फिर हम कंडक्ट करवा देंगे, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन अगली क्लास में सर के थ्रू मिल जाएगी। तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और देखते हैं, बात करते हैं ब्रेक के अंदर, अगर पेपर रियल में रेडी है, और अगर ऐसा है तो पेपर का क्लास में एक्स्ट्रा होना हो तो उसमें क्लास से कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लास तो सेम यूजुअल टाइम पे रहेगी आपकी 2:30 से, तो इसलिए मुझे पेपर से कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे तो क्लास चाहिए 2:30 PM पे, मैं कल रहूंगा आपके साथ और हम पढ़ेंगे रियल सिस्टम। चले आगे नेक्स्ट। अब पेपर होगा तो फिर ऑंको कैसे होगा? सो कल अगर टेस्ट पेपर है तो फिर ऑंको नहीं होगा, अगर टेस्ट पेपर नहीं होगा तो मैं उसका प्लान करके भी आपको बता देंगे, अगर हम मॉर्निंग में क्लास कंडक्ट करते हैं ओल्ड बैच वालों के, नए वालों का नहीं होगा। नेक्स्ट, सीवियर डेवलपमेंटल डिलेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिलेड मोटर डेवलपमेंट। सो ये कॉमन फीचर्स जो हर एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जहां पे पड़ाव सिंड्रोम, टर्नर डाउन सिंड्रोम सब में मिलेंगे। इंटेलेक्चुअल पावर कम होगा, आईक्यू बहुत कम देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ में मोटर डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पे लो मिलेगा, लाइक मोस्ट चिल्ड्रन विद पड़ाव सिंड्रोम एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिले इन फिजिकल माइलस्टोन सच एज सिटिंग अप, डिलेड मोटर डेवलपमेंट। सो ये कॉमन फीचर्स जो हर एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जहां पे पड़ाव सिंड्रोम, टर्नर डाउन सिंड्रोम सब में मिलेंगे। इंटेलेक्चुअल पावर कम होगा, आईक्यू बहुत कम देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ में मोटर डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पे लो मिलेगा, लाइक मोस्ट चिल्ड्रन विद पड़ाव सिंड्रोम एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिले इन फिजिकल माइलस्टोन सच एज सिटिंग अप, ट्रैवलिंग, वॉकिंग। सो इनका सबका एक फिक्स टाइम होता है। बच्चा कितने महीने पे बैठना स्टार्ट करता है? सिटिंग विद सपोर्ट 6 मंथ, सिटिंग विदाउट सपोर्ट 9 मंथ, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, एंड स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट
देखो ये तो सारे जो है ना डायरेक्ट और वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं, और इनमें से एक आधा क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये तो आपके टंग पे होने चाहिए। मेरे हो नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, पर आपके तो होने चाहिए, क्योंकि आप पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं सारी चीजें। यस, चाइल्ड का डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो आपके सबके टंग पे होना चाहिए। कुछ भी पूछ ले, ए कब करता है, बेबे कब करता है, डबल सिंगल मम्मी पापा कब करता है, वो सारे पता होने चाहिए। यस, टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है, इनका पूरी होती है, सब कुछ। हाँ वेरी गुड, चलो आगे नेक्स्ट। रीनल सिस्टम स्टार्ट करें। ये थ्योरी जल्दी खत्म करनी आई, मुझे भी ये थ्योरी पसंद नहीं आ रही है जैसे आप लिखते हो वैसे। जब हम सिस्टम पढ़ेंगे रीनल, वहां मजा आएगा, वहां कुछ थ्योरी लिखने का है ही नहीं, सारा पिक्चर ही पिक्चर बनाना है आपको, मैं बनाता रहूंगा। ट्यूसडे का पेपर होगा, उसके लिए पढ़ के आना है आपको। मियोसिस, मियोसिस तो क्या सब पढ़ना है, पूरा जेनेटिक्स पढ़ना है, पुराना भी पढ़ना ही है। ट्यूसडे पेपर का मतलब ये नहीं कि 7 दिन का ही आएगा, 7 दिन का तो आएगा, बट पुराने में से भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ताकि वो पीछे वाला भी रिवीजन होता रहे। आप ये नहीं पुराना भूलते जाओ, आगे का चलता रहे। तो पुराना तो पढ़ना ही है, 4 ही क्लास पढ़ाई, मैंने ज्यादा वैसे पढ़ाई नहीं इसमें। उनको सबको पढ़ के आना है, जो कुछ लगे सब पढ़ो, डाउट लगे पूछ लो। अभी ट्यूसडे आने में 2 दिन और बाकी है, और उसके एमसीक्यूज आपको इस एग्जाम में लिख लिया, लिख लिया। हाँ सर्जिकल नाइफ भी याद रखना है, उसके भी एमसीक्यू जाएंगे। सर्जिकल नाइफ ब्लेड इधर रखी हुई, मुझे देखते याद आ जाता है। ब्लेड सर्जिकल नाइफ, उसकी यूजेस, शेप, साइज, कौन सी कितने नंबर की क्या है, वो सब याद करके आना है। वो करें। नेक्स्ट वो करें। नेक्स्ट, द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम में यहाँ पे भी वीएसडी एंड पीडी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस भी है। बच्चे से पहले जो बच्चे के पीडी पर आपका डक्टस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है, यस और नो? बच्चे के अंदर जब आप सर्कुलेशन पढ़ते हैं, इक्विटल सर्कुलेशन और एक होता है ह्यूमन एडल्ट सर्कुलेशन, दोनों में डिफरेंस होता है। इक्विटल सर्कुलेशन में ब्लड जो है एट्रियम टू वेंट्रिकल ऐसे भी जाता है, देखा होगा, जिसके बीच में जो गेप होता है, छेद होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या करे रहे आप लोग, ये आपका हार्ट, यहाँ पे छेद होता है, ऐसे संट होता है ब्लड, या इधर होता है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? फोरामेन ऑफ। उसके साथ साथ में बच्चों के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, जब डिलीवरी होती है तो उसके तुरंत बाद में एक तो इस फोरामेन होल को क्या करना है, बंद करना होता है। दूसरा, जो हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड जो संटिंग हो रहा है, ब्लड जो आ रहा है, पहले मदर के थ्रू आ रहा था ब्लड सारा, मदर की जो वेसल्स थी वो ब्लड सप्लाई कर रही थी बच्चे को, और फिर हार्ट से होकर लंग्स में जा रहा था। अब हार्ट से सीधा लंग्स एंड बॉडी को सर्कुलेट करना है, तो वहां पे कुछ मैकेनिज्म आपने पढ़े होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी2, नाइजिन, ऑक्सीजन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से ये जो क्लोज है होने के चांसेस। लेकिन कुछ बच्चों में ये डिफेक्ट रह जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीए, डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता है, वो ओपन ही रह जाता है, पेटेंट, यानी जैसा था वैसा बना हुआ रह गया, पेटेंट है, बच्चा बंद ही नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ। उससे फिर ब्लड संटिंग होगा, वीनस आर्टियल ब्लड वीनस ब्लड में मिक्स होगा, और उसकी वजह से आपका साइनोसिस सिम्टम आएंगे, प्रॉब्लम होगी, हार्ट के रिलेटेड इश्यूज आएंगे, तो उसको क्लोज करते हैं, फिर सर्जिकली हम बंद करते हैं। तो ये डिजीज किसमें ज्यादा देखने को मिलती है, बताओ, और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक नर्सिंग विद शर्मा सर के साथ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। किडनी एब्नॉर्मलिटीज, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डिफेक्ट, ये तो अभी बता दिया था मैंने, होलो प्रोजेंसेफेली। ओ यहाँ लिखा हुआ, वेयर द ब्रेन फेल टू डिवाइड इनटू टू हेमिस्फीयर, दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, एक ही हेमिस्फीयर आपको मिलता है, पूरा का पूरा सेम सिंगल लोब मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेन, सॉरी, होलो प्रोजेंसेफली। वो करें, पटाओ सिंड्रोम क्लियर, जेनेटिक प्रॉब्लम है, और इसकी बात करें तो यहाँ भी आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम थी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक आपका कार्डियक सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, रिनल सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही आपको कम मिलेगी। पूरी प्रोग्रेस के साथ ये भी होते हैं जो भी बच्चे पटाओ सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगेन जीआई डिफेक्ट, एंड जीआई डिफेक्ट के अंदर एक टर्म लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑम्फेलोसिल। व्हाट इज ऑम्फेलोसिल है? ऑम्फेलोसिल नहीं पता? ऑम्फेलो मींस, ऑम्फेलो इज रिलेटेड टू, सील इज रिलेटेड टू, कुछ भी नहीं पता है, क्या करें अब? ऑम्फेलोसिल भी नहीं पढ़ा? अरे एब्डोमिनल जो आपकी इंटेस्टाइन है, जैसे आपने एक पढ़ा होगा मेनिंजोमाइलोसिल, मेनिंजोसिल। सो ये जो डिफेक्ट है ये होता है रिलेटेड टू अम्बलाइकस और एब्डोमेन, यहाँ पे ओपनिंग रह जाएगी, जो आपका एब्डोमिनल वॉल है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा, छेद रहेगा, और उसके थ्रू क्या होगा, लूप आपका कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, इंटेस्टाइन जो है वो बाहर की तरफ आपको दिखेगा, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑम्फेलोसिल। बच्चों में आपको देखने को मिलती है, इसलिए डिसऑर्डर कहाँ पढ़ते हो आप, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आपको, या फिर जीआईटी के अंदर जो पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं वहां पढ़ोगे। एज ए नर्स इसका एक ही क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम के लिए, और वो आता है कि अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, ऑर्गन बाहर निकल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो वापस अंदर नहीं डालना है, वैसा का वैसे ही रखना है, इट्स एन सर्जिकल इमरजेंसी। तुरंत बच्चे को कहाँ भेजना है, ओटी, और उससे पहले क्या करना है, स्टेराइल, स्टेराइल होना चाहिए, और उसके साथ में मॉइस्ट होना चाहिए, दो चीज ध्यान रखनी है, स्टेराइल एंड मॉइस्ट क्लॉथ, गोच पीस हो, मोप हो, या कोई भी ग्रीन सीट जो भी आपके पास है, वो स्टेराइल मॉइस्ट है तो उसको गीला करें और उसके ऊपर कवर कर दें, डॉक्टर को क्या करें, इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, एपनिया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आएगी, एपनिया।
नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, most infant with Proud syndrome die within first day or week of the life due to the severity of their condition. So again, जैसे हमने previous one में देखा था, एडवर्ड्स के अंदर की बच्चा या तो इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाएगा या बर्थ होते ही डेथ, वैसे यहाँ पे इसकी 1 वीक के अंदर डेथ हो जाएगी. ओनली सेम 5 to 10% will survive, एंड उनमें भी क्या होगी, सीवियर डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी. तो दोनों का लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेम है, एडवर्ड्स और आपके पटाउ सिंड्रोम का. दोनों ही सीवियर डिफेक्ट है, दोनों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल नहीं है. और इसीलिए बर्थ से पहले जब कंसीव करते हैं तब पेरेंट्स की जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है. पेरेंट्स को क्या बताते हैं जेनेटिकली कि आपके बच्चे के अंदर जेनेटिकली डिफेक्ट है और उसमें ये डिजीज आपको देखने को मिलेगी और बच्चा बाद में जिंदा नहीं रहेगा. इसलिए आप अभी क्या करवा लो, अबॉर्शन करवा सकते हैं. और इस बच्चे को अभी तो कुछ पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं, कुछ पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं. उनको लगता है तो ऐसे बोल रहे होंगे हमारा बच्चा, ऐसे क्या कर दें. बाद में वो हमारा बच्चा नहीं रहता, फिर वो ऊपर वाले का हो जाता है फिर. और हमेशा याद रखिए लाइफ में कि जब बर्थ से पहले अगर किसी की डेथ हो गई, इंट्रायूटेराइन डेथ हुई है, और अगर किसी की आफ्टर बर्थ डेथ होती है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है. जब हम ग्रीफ रिजोल्यूशन की बात करते हैं, बर्थ से पहले अगर डेथ हो गई तो उसको रिजोल्व करना इजी होता है, लेकिन बर्थ के बाद में किसी को देख लिया एक बार और फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद रिजोल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है और इसीलिए ये कंजेनिटल स्कैनिंग की जाती है. नियर बाय 12 वीक के अराउंड ये स्कैनिंग होती है, जहां पे पूरा अल्ट्रासाउंड और ब्लड के साथ में स्कैनिंग करते हैं, डिफेक्ट की पता लगाते हैं. अगर है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं. ओके, सो ये तीनों हमारे ऑटोसोमल टाइप के डिसऑर्डर थे, वो कंप्लीट होते हैं. ये तीनों किसमें प्रॉब्लम थी, ऑटोसोम के अंदर 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, वहां प्रॉब्लम थी. अब हम पढ़ेंगे दो डिसऑर्डर को किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं अदर वर्ड में एलोसोम, जो आपके एक्स एंड वाई रिलेटेड होंगे. तो वन इज टर्नर सिंड्रोम, सेकंड वन इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. सो फर्स्ट इज, अरे बस करो, कितना लिखोगे रे, सेम टू सेम क्यों लिखते हो, अभी प्रीवियस में भी तो यही लिखा था सारा का सारा सेम, एक नाम चेंज किया वहां पे बस. इसमें एक लाइन कुछ और है, पता नहीं क्या है, मैं तो नहीं लिखवाना चाह रहा पर फिर भी लिखी हुई है इसमें. लिख लिया, 3:30 हो गया, मैं रिजल्ट रह जाएगा अभी, किडनी तो पढ़ाऊं कम से कम मैं, आप लोग पूरा नहीं करना चाहते. लिख लिया. नेक्स्ट, डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस, क्या इसको एक एमसीक्यू एग्जाम में पहले आया था, इसलिए मैंने लिखा था इसको. जब पटाउ सिंड्रोम की डायग्नोसिस हम बात करें, पहला लिखा हुआ प्रीनेटल डिटेक्शन, प्रीनेटल बर्थ से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट सच एज यूएससी, मैटरनल ब्लड टेस्ट और डिफेक्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक एमनियोसिंथेसिस और सीवीएस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग. ओबीजी के अंदर ये बहुत अच्छे से आपको सर ने पढ़ाए होंगे, अली सर ने. तो अल्ट्रासाउंड बेस्ट टेस्ट होता है, यूएससी हम करते हैं और उससे डिफेक्ट देख सकते हैं. उसके साथ साथ में ब्लड सैंपलिंग, मैटरनल ब्लड सैंपल, कोरियोनिक सीवीएस जो है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग हम कर सकते हैं. उसके साथ में एमनियोसिंथेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड रिमूव करके उसका भी टेस्टिंग किया जा सकता है. पोस्टनेटल कंफर्मेशन आफ्टर बर्थ, कैरियोटाइपिंग, ये क्वेश्चन आया था, कैरियोटाइपिंग टेस्ट कैन कंफर्म द डायग्नोसिस. सो बच्चे के अंदर टेस्ट करेंगे और इसमें जेनेटिक स्टडी है, कैरियोटाइपिंग यानी जीनोमिक स्टडीज करना. तो जेनेटिक स्टडी करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि भाई बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं है. तो क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पटाउ सिंड्रोम के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, और उसमें एक नाम ये लिखा था कैरियोटाइपिंग. तो याद रहेगा आपको, कैरियोटाइपिंग टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग हम करते हैं और इससे पता लगाते हैं कि एक्स्ट्रा जीन है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 13. व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम एंड व्हाट इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. अभी तक तो आपने पढ़े वो ट्राइसोमी थे, एक्स्ट्रा जीन थे. अब क्या होगा, 44 का तो रोल ही नहीं है, ऑटोसोम है ही नहीं यहाँ पे, रोल है एक्स एंड वाई का. सो दोनों की बात करते हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. ये हो गया कैरियोटाइपिंग. प्रीनेटल डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड सैंपलिंग और यूएससी कर सकते हैं, और पोस्टनेटल डायग्नोसिस के लिए कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग हम कर सकते हैं. नॉट सेट बहुत जल्दी आने वाला है, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं. मैं पहले दिन यही बोलता हूँ कि अभी आने वाला है बस, और आप लोग सोचते रहते हैं कब आएगा सर, आएगा ना, हो जाता है. जैसे 7 हो गया, किसी को पता चला कि 7 हो ही गया. कुछ दिन पहले मैं यही बोल रहा था कि नॉट सेट 7 आने वाला है, और वो हो गया है. अब क्या आने वाला है, नॉट सेट 8 और 9 की डेट आने वाली कुछ ही दिन में. तो इसीलिए आप नॉट सेट 8 की जो डेट आपके पास है 4 अप्रैल आई थिंक, 12 अप्रैल, हाँ. सो 12 अप्रैल है आपके पास, बिल्कुल तैयार हो जाए और पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दे, वेट नहीं करें अगले साल करेंगे, एग्जाम फॉर्म आए तब करेंगे. सपोर्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं है. नेक्स्ट डिसऑर्डर देखो, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू एलोसोम. कौन सा डिसऑर्डर है ये, एलोसोम से रिलेटेड. एलोसोम वो पढ़े थे हमने, एक्स एंड वाई. if it is related to x then हम बोलेंगे x linked disease, और अगर y से related है तो y linked disease. So what is Klinefelter, it's related to x or it is related to y, it is related to x or y. So Klinefelter syndrome is mainly present in male. किसमें होता है, मेल में. और अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या डिफरेंस होता है फीमेल से, कि मेल के अंदर y होता है जो फीमेल में नहीं होता. अगर x की बात करते हैं तो दोनों में होता है, लेकिन फीमेल के अंदर y नहीं होता है. इसलिए ये डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू y. Klinefelter syndrome is a genetic condition that affect males resulting, देखो यहाँ पे मेल के अंदर है, एक्स्ट्रा कॉपी किसकी बन रही है, x, ये आपका x एंड y, और ये है XX. हम बात करें मेल की, मतलब जीन कौन सा है, Y. फीमेल में तो दोनों X में से ही है, पहले से ही प्रेजेंट है, दोनों XX ही होता है, एक मदर से और एक आपके फादर से. इधर क्या है मेन प्रॉब्लम, Y. बट डिजीज के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है जो X है, इसका ये क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉपी आपको देखने को मिलेगा. अब अगर इस X की बात करें तो X कहां से आया, मदर से या फादर से, ये X कहां से आया, दो जीन है, एक X और एक Y है. X कौन देगा मेल को, मदर और फादर, मदर, एंड Y कौन देगा, फादर. सो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि सम टाइम ये जो X है, यही X मदर किसको देगी, फीमेल को भी तो देगी. यस और नो, मेल जो आपका फीमेल है उसके अंदर दोनों एक्स है. मदर का काम क्या है, ये मदर है तो इसके पास दो एक्स है, और ये फादर है इसके पास एक्स एंड वाई है. अगर ये मदर एक्स देगा ये वाला और फादर भी एक्स देगा तो क्या होगा, फीमेल.
मदर यहाँ पे एक्स और फादर क्या देगा वाई, तो क्या होगा मेल। इट मींस डिजीज का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, मेल नहीं है, ये मदर है यार, ये भी प्रॉब्लम होती है। इट्स मदर एंड इट्स फादर, ये एक्स वही लिखा मैंने। डिजीज जो है वो ट्रांसफर कहां से हो रही है, मदर से या फादर से, मदर से हो रही है, एक्स तो मदर से आया, इसलिए कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि डिजीज फीमेल में भी, रेयर चांसेस है कि फीमेल में होगी, बट प्रोबेबिलिटी तो है कि डिफेक्टिव जीन किसमें जा सकता है, फीमेल में भी जा सकता है। होगा क्या इसमें, तो आप इसका जब जेनेटिक कैरोटाइपिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। नॉर्मली सीक्वेंस कैसा होता है एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंसिंग क्या होगा एक्स एक्स वाई, रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन देयर सेल्स। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मेनली किसको अफेक्ट करेगा, यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफेक्टिव आएगी। सो जब हम 44 क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो वो एलोसोम रिलेटेड टू हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम है और ये सेक्स के रिलेटेड है। तो यहाँ भी अगर हम बात करेंगे मेन प्रॉब्लम सेक्स के साथ आएगी, बट अदर सिम्टम्स जो आपको मिलते हैं लाइक टॉलर देन एवरेज हाइट स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली हमने डाउन सिंड्रोम में देखा था, डाउन 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 मींस हाइट डाउन, कम, बच्चा ऐसे छोटा सा होता है फिर भी 60 साल तक जी लेता है। ये क्या होता है, इतना वहां टच हो जाएगा, इतना लंबा होता है, बहुत लॉन्ग हाइट होती है इनकी। नेक्स्ट, लेस मस्कुलर डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया फर्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी। व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल। तो मैंने बोला गायने, यहाँ पे सेक्स रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सो मेल में आपको क्या मिलेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज स्मॉल टेस्टिस एंड पेनिस, साइज ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस यहाँ स्मॉल देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पर्स बॉडी एंड फेशियल हेयर, व्हाट इज स्पर्स बॉडी, एस पी ए आर एस ई, स्पर्स बॉडी एंड फेशियल हेयर क्या, अरे बोलो। नॉर्मली अगर हम मेल की बात करें और मेल के अलावा हम बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर क्या होता है, हेयर्स की बात करें, हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हेयर एक्स्ट्रा ग्रो करते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हेयर ग्रोथ कम होती है, लाइक बियर्ड ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ हेयर जो है बहुत कम होते हैं। अगर आपने एक पिक्चर देखा होगा, पता नहीं उसका नाम, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं रहता है, बट वो एक हीरो होता है और उसको हीरोइन से ही प्यार होता है, उसमें फिल्मों में यही होता है इसलिए। फिर उसको एक्टिंग एक्टिंग करवाते हैं, वो एड करवाते हैं, बहुत फेमस हो जाता है, फिर उसके कुछ एक गलत इंजेक्शन या ड्रग देते हैं, फिर वो ऐसा हो जाता है। देखा है, ऐसा कुछ था फिल्म, पता नहीं। बाद में वो एक लेडी होती है, उसको एक कुछ ड्रग देता है, फिर उसको देखा होगा पूरी बॉडी पे इतने सारे हेयर हेयर हेयर, देखा, 4 लोग होते हैं उसमें, एक लेडीज को इतना ऐसा बना देता है कि पूरी बॉडी पे लंबे लंबे हेयर हो जाते हैं। सो इस डिजीज के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, स्पेस बॉडी एंड फेशियल हेयर, बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, हेयर ग्रोथ आपको एक्सेसिव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव इश्यू तो कॉमन है यहाँ पे, दिस इज प्राइमरी प्रॉब्लम जो यहाँ मिलेगी रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड। इनफर्टिलिटी, रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल, कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, लर्निंग एंड डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, सोशल चैलेंजेस। सो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इस डिजीज में कुछ नहीं करना है, याद रखने के लिए एक ही है, वो है डिजीज का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो याद रखें जो हम एक्स वाई पढ़ते हैं वो यहाँ पे क्या होगा, डबल एक्स वाई आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन, और मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, मेल को, फीमेल को रेयरली अफेक्ट करता है डिसऑर्डर। नेक्स्ट लास्ट डिजीज, इसके बारे में 2 पॉइंट और है वो लिख लो, उसके बाद लास्ट डिजीज टर्नर सिंड्रोम, एंड देन वी आर एंटरिंग इनटू द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ब्रेक। ये थे, और ज्यादा फोर्स भी नहीं किया आपको पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करना है फिजियोलॉजी। हेल्थ कंसर्न यहाँ पे, सो इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, वेरी गुड। और कुछ लाइक एक पर्सन है जिसके फादर को डायबिटीज है और उसके बच्चे में भी डायबिटीज हो गया, कौन सा टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1। एंड अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं था लेकिन एक पर्सन को सडनली डायबिटीज डेवलप हो गया, टाइप 2, वेरी गुड है, पढ़ के आना कल। यहाँ पे कौन सा होगा, टाइप डायबिटीज होगा। क्वेश्चन भी इसमें आता है कि टाइप 1 के मैनेजमेंट के लिए आप क्या प्राइमरी चॉइस है, टाइप 2 के मैनेजमेंट में क्या प्राइमरी चॉइस होता है। टाइप 1 हुआ तो क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, इंसुलिन। टाइप 2 हुआ तो ड्रग, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो कल दोनों पढ़ के आएंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2, और जब सर स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन, वैसे कल आप पढ़ के आना, जब समझ नहीं आए तो मैं बता दूंगा इसके बारे में, बट सर और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, a cluster of condition including high blood pressure, high blood sugar, excess body fat around the waist, abnormal cholesterol level is more common in those with Klinefelter syndrome। तो यहाँ पे बीपी ज्यादा, ग्लूकोज लेवल ज्यादा, डायबिटीज हो गया इसलिए, फेट जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी अराउंड द वेस्ट, यहाँ पे पूरा एक टायर बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज abnormal cholesterol level, and these all are the symptoms which is very commonly present in which syndrome, Klinefelter syndrome। डायबिटीज का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, जब डायबिटीज मेलाइटस होता है तो ये कौन सी नर्व को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक, वेरी गुड। डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है और उसकी वजह से हम आंसर क्या लिखते हैं, ऑप्टिक नर्व, बट आंसर जो राइट है वो है ऑक्यूलोमोटर नर्व। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर सबसे पहले कौन सी नर्व डैमेज होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज होती है, ना कि ऑप्टिक नर्व, याद रखें। और ये क्वेश्चन नॉट सेट लास्ट 6 नहीं 5th नॉट सेट, अभी कौन सा है 7th हुआ, तो 6 में आया था, नॉट सेट 6 के प्री एग्जाम में पूछा था कौन सी नर्व को अफेक्ट करता है, तो आंसर क्या है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट, और
नेक्स्ट, इस बार क्या पूछा था? हर बार कुछ ना कुछ नहीं आता है। सेलिक मेन्यूर आया था, सेलिक मेन्यूर सुना है? नहीं सुना है? पोस्ट क्रिकोइड कंप्रेशन सुना है? ये भी नहीं सुना है? कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। जब हम सॉरी एटी ट्यूब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आया था अभी इसमें कि आप एटी डालते हैं तब इसको क्यों कंप्रेस करते हैं? क्रिकोइड के नीचे, यहाँ जो क्रिकोइड कार्टिलेज उसके नीचे ऐसे दबाते हैं, क्यों दबाते हैं? इस मेन्यूर को बोलते हैं, इस कंप्रेशन को बोलते हैं पोस्ट क्रिकोइड कंप्रेशन। दिस इज नोन एज पोस्ट क्रिकोइड कंप्रेशन। एंड एनेस्थेटिक बोलता है कि इसको यहाँ से कंप्रेस करो जब वो ट्यूब डालता है, तो उसका रीजन क्या होता है? दिस मेन्यूर इज नोन एज सेलिक मेन्यूर, एस सी डबल एल आई सी के, सेलिक मेन्यूर। और ये जो करते हैं इसका मेन पर्पस होता है इसोफेगस की ओपनिंग को क्लोज करने के लिए, और इसोफेगस जब क्लोज हो जाएगा तो एस्पिरेशन रिस्क नहीं रहेगा, इसीलिए ये सेलिक मेन्यूर किया जाता है जब हम इंट्यूबेट करते हैं उस टाइम। नेक्स्ट, मेलिका अभी तक। नेक्स्ट लास्ट अबाउट द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। मैनेजमेंट, नो मैनेजमेंट इज पॉसिबल, बट कुछ चीजें हम कर सकते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन कम है तो टेस्टोस्टेरोन का थेरेपी, एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन दिया जा सकता है हार्मोन, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, एजुकेशन, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सो ये सपोर्टिंग मैनेजमेंट है, पूरी तरह से क्योर करना पॉसिबल नहीं होगा। और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो कंपैरेटिवली ऑटोसोमल डिसऑर्डर से थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि यहाँ पे किसको अफेक्ट करता है? जेनेटिक जो रिलेटेड सिम्टम है, जो सॉरी सेक्सुअल रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो ज्यादा होते हैं, उनसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बेटर है इनका। लेकिन ऑटोसोमल डिसऑर्डर में तो ये बहुत पुअर होता है, और वहां पे एक ही डिजीज है डाउन सिंड्रोम जिसका एक्सपेक्टेंसी बेटर होता है, अबाउट 60 ईयर तक वो जिंदा रह सकते हैं डाउन सिंड्रोम। तो ये तो ठीक है, टीआरटी, स्पीच एंड लैंग्वेज, एजुकेशनल सपोर्ट एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। वो करें लास्ट डिसऑर्डर। अरे आप लोग ये खत्म नहीं, क्या लिख रहे हो? इतना थ्योरी मत लिखो भाई। हो गया? नेक्स्ट लास्ट डिसऑर्डर, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। एज वी डिस्कस previous one, disorder which is affect male, Turner syndrome is only affect the female. Previous one we have an extra copy of X, in this we have a single copy of X. यहाँ पे X जो दो होते हैं वो एक ही होगा। नॉर्मली X कितने होते हैं? दो रहते हैं तो हम बोलते हैं फीमेल, लेकिन यहाँ पे एक X क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी X। जैसे ट्राइसोमी में 3 थे, यहाँ पे क्या हो गया? मोनो यानी सिंगल, सिंगल X आपको मिलेगा जो फीमेल में मिलेगा। इट इज कॉज्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम। जो दो एक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक कंप्लीटली या पार्शियली आपको मिस देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। तो पांचों डिसऑर्डर जो हमने पढ़े उनमें आपको बेसिक ये डिफरेंशिएशन तो कम से कम याद रखना, जिनके बेसिस पे एमसीक्यू आ सकता है। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, एडवर्ड सिंड्रोम 18, पटाउ सिंड्रोम 13, 13, 18 एंड 21, जो आपको यहाँ पे तीनों याद रखना है। पी ई डी, पेड, 13, 18, 21, तीनों याद रहेंगे। तीनों क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। एंड दो डिसऑर्डर, एक होता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड एक होता है टर्नर सिंड्रोम, केटी। इसमें आपका एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है और इसमें आपका एक्स मिस हो जाता है। तो ये पांचों आपको कम से कम ये तो याद रखने 5 पॉइंट मिनिमम, जब हम इन पांच डिसऑर्डर की बात करते हैं। याद रहेंगे पांचों? यस, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। एक्स डिलीट हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है, मिस हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द टर्नर सिंड्रोम, मिसिंग एक्स, मोनोसोमी एक्स। सेम यहाँ भी वो करें, सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे, सेम यहाँ भी हाइट, यहाँ भी शॉर्ट स्टैचर गर्ल्स विद टर्नर सिंड्रोम आर टिपिकली शॉर्टर देन एवरेज विद ग्रोथ यूजुअली स्लोइंग डाउन बाय 5 एज 5। वेब्ड नेक, वेब्ड, वेबिंग, वेब्ड नेक का मतलब, एक तो वेब्ड का मतलब शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा फेट का एक लेयर बन जाना, एक्स्ट्रा, जैसे आपने राउंड पिलो लगाते हैं ना अंदर, वैसा नेचुरल राउंड पिलो पिलो होगा उनके पास, ऐसे एक्स्ट्रा फेट का आपका मिलेगा, उससे ऐसे स्नेक रहेगी छोटी सी छोटे। वेब्ड नेक, a broad short neck with extra skin fold is common feature. Low set ear and hairline, broad chest, lymph edema, lymphatic बहुत ज्यादा रहेगा और उससे एडिमा आपको देखने को मिलेगा, lymph edema. Finally we are completing this. हो गया? क्लोजली स्पेस्ड, आंखें बहुत पास पास में, दोनों के बीच में गैप होता है ना, ज्यादा है तो हाइपर, गैप बिटवीन ट्वाइस। होलो पोटेंशियल पहले, ब्रेन के दो सेपल होते हैं ना, राइट एंड लेफ्ट, तो एक ही होगा, दो नहीं बनेंगे, डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलेंगे होलो पोटेंशियल। देख लिया? यहाँ पे लाइन, ब्रॉड चेस्ट, वी आर
वाइड होगी तो हाइपोटेनस। पहले ब्रेन के दो सेपल होते हैं ना, राइट एंड, हाँ लिख लिया इतना। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव इशू इज द मेजर इशू। अभी नहीं लिखा, देखो अभी पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, चेक करो हैं क्या लिखे लाए। विद कॉन्ट्रैक्चर इन अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम सबड्यूरल हेमेटोमा। ये तो जो कंप्रेशन है ये तो डीवीटी के लिए, देखो देख लिया। हाँ क्या गया, ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये तो किसके लिए, डीवीटी के लिए। फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशन, सो पेशेंट को किसके लिए प्रिवेंट करना है हमें, फुट ड्रॉप के लिए। फिजिकल थेरेपी यानी पूरी पैर के लिए पूरा एक्सरसाइज करवाना, वो भी सेम डीवीटी या उसी के लिए हम बचाने के लिए कर सकते हैं। लो डोज हेपरिन भी किसके लिए है, डीवीटी के लिए। यहाँ पे जो आंसर इसका है उनका क्वेश्चन है, राइट आंसर इज दिस। तो हाँ पूछो, यस। ये तो डोमिनेंट पैटर्न है ना, तो हम लोग गलत है। जैसे हम दो चीज पढ़ते हैं ना, एक मेगा सब टाइप है, ये फ्यूचर सब टाइप, वो मैं बताता ये नहीं, ये तो आप लोगों ने लिख दिया, इसमें कुछ भी नहीं है और ये भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज देखो आप, हार्ट डिफेक्ट इश्यूज के अंदर कुछ ज्यादा ये नहीं, ये तो आप लोगों ने लिख दिया, इसमें कुछ भी नहीं है और ये भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज देखो आप, हार्ट डिफेक्ट, किडनी, हियरिंग, थायराइड प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस। जब हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यस और नो। एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है कैल्शियम के हेल्दी लेवल को बोन के अंदर बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट इन फील टिल द रिप्रोडक्टिव एज होती है, तब तक वहां तक एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और उसकी वजह से कैल्शियम सारा कहां शिफ्ट हो जाता है, बोन में, और बोन क्या रहती है, स्ट्रांग। फीमेल के अंदर कभी भी रिप्रोडक्टिव एज में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कब होने के चांसेस है, आफ्टर मेनोपॉज। बिफोर मेनोपॉज फीमेल डज नॉट हैव रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस ऑस्टियोपोरोसिस, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ही रिप्रोडक्टिव जो अपन बात करें, सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल अबनॉर्मल होगा, लो रहेगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म इज मोर कॉमन इन टर्नर सिंड्रोम। ये भी एक बार क्वेश्चन है, इसमें हाइपर भी हो सकता है, और दोनों को कंपेयर करें तो क्या आंसर होगा, हाइपोथायराइडिज्म। ये क्वेश्चन था पहले, क्लियर। आई थिंक लास्ट स्लाइड है इसका, फिर ये खत्म हो जाता है। एक ही याद रखना इसमें, ग्रोथ लिख दिया। नेक्स्ट इज एंड, एक ही याद रखना इसमें, ग्रोथ हार्मोन, उसके साथ में ईआरटी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कभी-कभी एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था अभी, जो नर्वस सिस्टम का था, एक पेशेंट जो है हेमेटोमा हुआ है, उसको सबड्यूरल हेपेटोल, कौन सा हेमेटोमा पता नहीं था, जो भी हुआ है, और वो पर्सन जो है रिकवरी कर रहा है उससे, और उसमें एक रिस्क है, वो है फुट ड्रॉप होने की रिस्क है। तो फुट ड्रॉप रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए एज ए नर्स आप वहां पे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, और उसमें चार ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर 1, प्रोवाइड हाई टॉप स्नीकर्स, यही ऑप्शन था, हाई टॉप स्नीकर्स। सेकंड था फिजिकल थेरेपी, थर्ड था एलएमडब्ल्यूएच, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, और फोर्थ था सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस एप्लीकेशन। क्या आंसर होगा, क्वेश्चन क्या समझ में आया। पेशेंट इज हैविंग अ रिस्क फॉर फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप से प्रिवेंशन करना है, क्या आंसर्स देंगे, ये लिख लिया, मैं ऑप्शंस लिखता हूं। ये हो गया एंड, जेनेटिक्स हो गया यहाँ पे एंड। एमसीक्यू आपको देंगे, आपका पोस्ट टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू यहाँ पे, कि आप लोग पढ़ा नहीं पढ़ा ध्यान से। दिस इज द पोस्ट टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। देखो आप कितना कॉन्फिडेंट हो गए आप। मैं अभी बता दूंगा तो टेस्ट में क्या दूंगा फिर। चलो बहुत है। सो इनका क्वेश्चन जो था, पेशेंट को रिस्क क्या है, फुट ड्रॉप रिस्क है, इसको प्रिवेंशन के लिए पूछा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है हाई टॉप स्नीकर्स थेरेपी, फिजियोथेरेपी, और सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस का मतलब होता है डीवीटी पंप, डीवीटी पंप। क्वेश्चन क्या था, फुट ड्रॉप प्रिवेंशन पूछा आपको, क्या राइट आंसर है, डी, सी, ये। सो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर बी की, तीनों ही सेम ऑप्शन है, एंड ऑल थ्री आर इंप्लीमेंटेड फॉर डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने वाले ऑप्शन से तीनों ही। डीवीटी पंप से भी क्या होगा, डीवीटी नहीं होगा। फिजिकल थेरेपी, पैरों को मूवमेंट कराएंगे, उससे भी डीवीटी नहीं होगा, और लो मोलिकुलर वेट हैपनिंग देंगे, उससे भी डीवीटी नहीं होगा। फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हाई टॉप स्नीकर, राइट आंसर इसका। हाई टॉप स्नीकर का मतलब आजकल के जूते आते हैं वो इतने ऊपर यहाँ तक वाले, वैसे क्या आप नहीं देखे, और वो जूते आते हैं यहाँ तक ऐसे इतने ऊपर ऊपर, पैर को डालने के लिए आधा घंटा लगता है उसमें। लाइक एक ऐसा जूता मेरे घर पे वाइफ लेके आ गए, उन्होंने, मैंने एक भी बार नहीं पहना अभी तक उसको कभी। एक दिन बोला आज पहनता है, मैंने लाओ पहनता है, सो पहनने के लिए आधे घंटे तक कोशिश किया, नहीं आया, फिर मैंने फेंक दिया, नहीं पहनना है, वापस रख दो। कोई इतना ऐसे ऊपर तक आता है ऐसे, उनको क्या बोलते हैं, अब वो जब यहाँ तक रहेगा तो वो क्या करेगा, फुट को नीचे से पूरा सपोर्ट करेगा और उससे फुट ड्रॉप नहीं होगा। सो उसके लिए आंसर ये ऐसा आंसर है, तो इसलिए राइट आंसर क्या है उसका, ए। चलिए